कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आपके घर पर सब ठीक हैं। और इस चैनल पर हम हर तीसरे दिन शाम 6 बजे कहानी अपलोड करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखते हैं हमारे इस डरावने परिवार में आज कौन कौन नया जुड़ा है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी ईशानी की है, जो अपने ही घर में एक शिकार बन गई। एक रात जब वो अपने बिस्तर के नीचे धूल और डर के बीच दबी हुई थी और उसके चेहरे के ठीक सामने वो मिट्टी से सने हुए भारी जूते खड़े थे, वो साया वहीं था, चुपचाप ईशानी की एक छोटी सी सांस का इंतजार करते हुए। ये कहानी है उस खौफ की जो आपके ही बेडरूम के सन्नाटे में छिपा हो सकता है। रात के 11 बज रहे थे। शहर के शोर से बहुत दूर पहाड़ी के किनारे बने उस बड़े बंगले में ईशानी अकेली थी। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और पानी की बूंदें कांच की खिड़कियों पर किसी के नाखूनों की तरह खुरच रही थीं। हवा में गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी, लेकिन उस खुशबू के पीछे पुराने लोहे की जंग जैसी एक अजीब कड़वाहट भी महसूस हो रही थी। ईशानी एक आर्किटेक्ट की। वो अपनी मेज पर बैठी नक्शों में डूबी हुई थी। थकान के कारण उसकी आंखें भारी हो रही थीं। उसने अपनी कुर्सी पीछे खिसकाई और कमरे के खालीपन को देखते हुए थकी हुई और धीमी आवाज में ईशानी ने खुद से कहा, बस 1 घंटा और, फिर ये काम खत्म करके मैं चैन से सो पाऊंगी। ईशानी उठी और रसोई की तरफ जाने लगी। उसके नंगे पैर जब ठंडे संगमरमर के फर्श पर पड़ते तो एक अजीब सी सहरन उसकी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाती। पूरे घर में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही घड़ी की टिक टिक किसी के चलने की आवाज जैसी लग रही थी। क्या आप जानते हैं, मनोविज्ञान में इसे द सेंटिनल मिथ कहते हैं। जब हम पूरी तरह अकेले और शांत होते हैं तो हमारा दिमाग खतरे को भांपने के लिए खुद ही काल्पनिक आवाजें पैदा करने लगता है। लेकिन क्या ईशानी जो सुन रही थी वो सिर्फ उसके दिमाग का वहम था? अचानक ईशानी के कदम रुक गए। नीचे की मंजिल से एक आवाज आई। हैरानी और डर के भाव में ईशानी का दिल जोर से धड़का। वो आवाज किसी के गिरने की नहीं थी। वो आवाज थी एक भारी लोहे के हैंडल के धीरे से घूमने की। ईशानी ने अपनी सांसें रोक लीं। उसने सीढ़ियों के अंधेरे की तरफ झांका और कांपते हुए स्वर में पुकारा। ईशानी ने पूछा, कौन है? क्या वहां कोई है? राहुल, क्या तुम वापस आ गए? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बारिश की आवाज और घर के पुराने फर्नीचर के चटकने की ध्वनि। ईशानी ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसका हाथ रेलिंग पर था जो बर्फ जैसी ठंडी पड़ चुकी थी। जैसे ही वो आखिरी सीढ़ी पर पहुंची, उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। सामने का मुख्य दरवाजा, जिसे उसने खुद 2 बार ताला लगाकर बंद किया था, वो अब आधा खुला हुआ था। बाहर की ठंडी हवा और बारिश की बौछारें घर के अंदर एक काले साए की तरह घुस रही थीं। ईशानी को एहसास हुआ दरवाजा किसी हवा के झोंके से नहीं खुला था, क्योंकि फर्श पर बारिश के पानी से सने हुए कीचड़ वाले जूतों के निशान सीधे उसके बेडरूम की तरफ जा रहे थे। कोई अंदर आ चुका था और वो शायद अब भी यहीं कहीं था। खुला हुआ मुख्य दरवाजा और घर के अंदर आते हुए वो गीले जूतों के निशान। ईशानी का पूरा शरीर पत्थर जैसा ठंडा पड़ गया था। वो निशान किसी इंसान के ही थे, जो बहुत ही सलीके से और बहुत ही धीरे सीधे ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़े थे। ईशानी ने अपनी कांपती उंगलियों से दीवार पर लगे स्विच को दबाया, लेकिन रोशनी नहीं हुई। बाहर की बिजली शायद गिर चुकी थी। ईशानी ने बुदबुदाया, शायद मैं ही ताला लगाना भूल गई थी। ये निशान, ये पुराने भी तो हो सकते हैं। वो खुद को दिलासा दे रही थी, जबकि उसका दिल चिल्लाकर कह रहा था कि वो झूठ बोल रही है। उसके नंगे पैर जब ठंडे संगमरमर के फर्श को छू रहे थे तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो बर्फ पर चल रही हो।
वो गीली मिट्टी के निशानों को देख रही थी जो अंधेरे में काले धब्बों की तरह दिखाई दे रहे थे। तभी घर के सन्नाटे में एक और बदलाव हुआ। क्या आपको पता है, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाजों को इंफ्रासाउंड कहा जाता है। इंसान के कान इसे सुन नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इसे महसूस करता है, एक अनजाने डर, घबराहट और सिहरन के रूप में। ईशानी को भी वही महसूस हो रहा था। रसोई में रखा हुआ बड़ा रेफ्रिजरेटर, जो अब तक हल्की गूंज पैदा कर रहा था, अचानक एक झटके के साथ बंद हो गया। अब घर में सिर्फ ईशानी की सांसें और बाहर गिरती बारिश का शोर था। तभी ठीक उसके सिर के ऊपर वाली छत से एक बहुत ही भारी धमक की आवाज आई। ईशानी का दम घुटने लगा। उसने अंधेरे में ऊपर की सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर तो मेरा बेडरूम है, वहां कोई चल रहा है। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला। हाथ इतने कांप रहे थे कि फोन 2 बार गिरते गिरते बचा। उसने अपने घर के निगरानी वाले कैमरों का ऐप खोला। वो देखना चाहती थी कि ऊपर के गलियारे में कौन है। स्क्रीन लोड हुई। 1 नंबर कैमरा, लिविंग रूम, सब ठीक था। 2 नंबर कैमरा, सीढ़ियां, वहां भी कोई नहीं था। 3 नंबर कैमरा, बेडरूम का दरवाजा। जैसे ही उसने तीसरे कैमरे पर क्लिक किया, उसकी रूह कांप गई। स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक गहरी काली परछाई। किसी ने बहुत ही सावधानी से उस कैमरे के लेंस के ऊपर काली बिजली वाली टेप चिपका दी थी। इसका मतलब साफ था, वो कोई अनजान मुसाफिर नहीं, बल्कि एक ऐसा शिकारी था जो ईशानी के हर कदम को जानता था। कैमरे के लेंस पर लगी वो काली टेप एक खामोश चेतावनी थी। वो शिकारी अब ईशानी के बेडरूम के बिल्कुल बाहर था। ईशानी का शरीर सुन्न पड़ चुका था, पर उसका दिमाग चीख रहा था, भागो। मनोविज्ञान कहता है कि जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ 10 सेकंड होते हैं। इसे 10 सेकंड रूल कहते हैं। या तो लड़ो, या भागो, या फिर जम जाओ। ईशानी के पास भागने का रास्ता बंद था और लड़ने की ताकत नहीं। सीढ़ियों की चरचराहट अब और करीब आ रही थी। वो ऊपर आ रहा है, वो बहुत करीब है। मुझे कहीं छुपना होगा अभी। उसने चारों तरफ देखा। भारी ओक की लकड़ी का बना वो पुराना बिस्तर, वही उसका आखिरी सहारा था। ईशानी फर्श पर झुकी और रेंगते हुए बिस्तर के नीचे के अंधेरे में समा गई। बिस्तर के नीचे धूल और पुरानी फिनाइल की गोलियों की गंध थी। उसका चेहरा ठंडे फर्श से सटा हुआ था। तभी उसके हाथ को कुछ महसूस हुआ। एक पुराना तांबे का सिक्का जो वहां सालों से पड़ा था। उस ठंडी धातु के स्पर्श ने उसे याद दिलाया कि अब वो एक पिंजरे में बंद हो चुकी है। तभी बेडरूम का दरवाजा खटखटाया नहीं गया, बल्कि उसे धीरे से धकेला गया। कमरे के अंदर की हवा अचानक भारी हो गई। बाहर से आती बारिश की रोशनी में ईशानी ने बिस्तर के नीचे से देखा एक साया जो दरवाजे पर खड़ा था। वो साया कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसके चलने की आवाज अजीब थी, लयबद्ध, जैसे वो कोई धुन गुनगुना रहा हो। ईशानी ने मन ही मन ईश्वर को याद किया, प्लीज मेरी आवाज बाहर ना जाए, मेरी धड़कनें रुक जाएं, बस वो मुझे देख ना पाए। वो साया बिस्तर के बिल्कुल पास आकर रुक गया। ईशानी की आंखों के ठीक सामने मात्र 5 सेंटीमीटर की दूरी पर मिट्टी और सूखे खून से सने हुए 2 भारी जूते आकर थम गए। तभी ऊपर बेड की गद्दी पर किसी के बैठने का दबाव महसूस हुआ। वो घुसपैठिया ईशानी के ठीक ऊपर बिस्तर पर बैठ गया था। सन्नाटा, इतना गहरा कि ईशानी को अपनी ही पलकों के झपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों के ठीक सामने, महज कुछ इंच की दूरी पर, वो 2 भारी जूते रुके हुए थे। जूतों पर जमा कीचड़ अब धीरे धीरे फर्श पर पिघल रहा था। ईशानी ने देखा उन काले जूतों की एड़ी के पास कुछ लाल और गहरा जमा हुआ था। वो रंग ताजा नहीं था, बल्कि सूख चुके खून की एक पपड़ी जैसा दिख रहा था। हवा में अब बारिश की नमी के साथ सड़ने वाले मांस और लोहे जैसी कड़वी महक घुलने लगी थी। क्या आपने कभी स्कोपोफोबिया के बारे में सुना है? देखे जाने का वो खौफनाक डर, जब आपको पता हो कि कोई आपको देख रहा है, भले ही आपकी आंखें बंद हों।
ईशानी को लग रहा था कि वो जूते, वो बेजान चमड़ा भी उसे घूर रहा है। अचानक ऊपर वाले गद्दे से आवाज आई। अचानक ऊपर वाले गद्दे से आवाज आई। उस आदमी ने अपना पूरा वजन बिस्तर पर डाल दिया था। ईशानी के ठीक ऊपर लकड़ी का वो ढांचा भारी वजन से झुक गया, मानो वो बिस्तर अभी टूटकर ईशानी को कुचल देगा। ईशानी ने मन ही मन खुद को चेताया, सांस मत लेना ईशानी, अपनी सांसें रोक लो। अगर एक भी आवाज हुई तो ये खेल यहीं खत्म हो जाएगा। उसने अपनी हथेलियों को फर्श पर इतना जोर से भींचा कि उसके नाखून उसकी अपनी ही खाल में धंसने लगे। ऊपर बैठा वो शख्स बिल्कुल खामोश था, ना कोई हलचल, ना कोई बात। तभी उसके एक हाथ की उंगलियां बिस्तर के किनारे को टटोलने लगीं, जैसे वो नीचे झांकने की तैयारी कर रहा हो। अचानक उस आदमी के हाथ से कोई धातु की चीज नीचे गिरी। वो चीज लुढ़कती हुई बिस्तर के बिल्कुल नीचे ईशानी की आंखों के ठीक सामने आकर रुकी। ईशानी की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उसके घर की एक्स्ट्रा चाबियां थीं, जो उसने अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने में छिपाई थीं। वो अंदर घुस नहीं आया था, वो इस घर पर कब्जा कर चुका था। सन्नाटा अब एक बोझ बन चुका था। वो आदमी ईशानी के ठीक ऊपर बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसका वजन इतना ज्यादा था कि बिस्तर की पुरानी लकड़ी से कराने जैसी आवाजें निकल रही थीं। अचानक उस खामोशी को एक आवाज में चीर दिया। वो आदमी गुनगुना रहा था, एक ऐसी धुन जो किसी लोरी जैसी थी, लेकिन उसमें ममता नहीं, सिर्फ दहशत थी। किसी टूटे हुए ग्रामोफोन जैसी लग रही थी। क्या आप जानते हैं, इसे अनकैनी वैली ऑफ साउंड कहते हैं। जब कोई जानी पहचानी आवाज या धुन थोड़ी सी बिगड़ जाती है या गलत लय में गाई जाती है, तो हमारा दिमाग उसे सबसे बड़ा खतरा मानने लगता है। वो गुनगुनाहट ईशानी के कानों में पिघले हुए शीशे जैसी चुप रही थी। ईशानी के माथे से पसीने की एक बूंद टपकी और सीधे उसके होठों तक पहुंच गई। उसे अपने पसीने का नमकीन स्वाद महसूस हुआ, लेकिन वो उसे पोंछने के लिए हाथ भी नहीं हिला सकती थी। उसके फेफड़े हवा के लिए तड़प रहे थे। हाफते हुए और मन ही मन ईशानी ने खुद को डांटाया, नहीं, अभी नहीं। अगर मैंने अभी सांस ली तो ये धुन कब जाएगी और वो नीचे देखेगा। बिस्तर पर बैठा वो शख्स धीरे धीरे झूलने लगा, आगे और पीछे। हर बार जब वो आगे झुकता, बिस्तर का निचला हिस्सा ईशानी की पीठ को छूने लगता। उसे ऐसा लगा जैसे वो जिंदा दफन हो रही है। तभी अंधेरे कमरे में एक नीली रोशनी चमक उठी। बिस्तर के ठीक बगल में रखी मेज पर ईशानी का मोबाइल फोन रखा था। वो वाइब्रेशन पर था। फोन की स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मां। फोन की वो हल्की सी रोशनी बिस्तर के नीचे के अंधेरे को चीर रही थी। ईशानी ने देखा, जूतों की दिशा बदल गई। वो आदमी अब सीधा ईशानी की तरफ नहीं, बल्कि उस चमकते हुए फोन की तरफ देख रहा था। गुनगुनाना बंद हो गया और उसकी जगह एक भारी और लंबी सांस की आवाज आई कि अब शिकारी को पता चल गया था कि उसकी शिकार बिल्कुल पास ही छिपी है। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हैरानी की बात है कि आप में से 90% लोग हमारी वीडियोस देखते तो रोज हैं, कहानियों का मजा भी लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सच कहूं तो जब आप लाइक या कमेंट नहीं करते तो YouTube को लगता है कि शायद हमारी मेहनत में कोई कमी है,
और वो हमारी कहानियों को सही लोगों तक नहीं पहुंचाता, उन्हें अंधेरे में धकेल देता है। अगर आप नहीं चाहते कि ये डरावना कारवां यहीं रुक जाए, तो प्लीज सिर्फ 1 सेकंड निकालकर सब्सक्राइब बटन दबा दें और एक लाइक करके इस चैनल को गायब होने से बचा लें। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो मोबाइल फोन अंधेरे कमरे में एक जलती हुई मशाल जैसा लग रहा था। उसकी नीली रोशनी ईशानी के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी फटी हुई आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। वो वाइब्रेशन फर्श से होता हुआ ईशानी की हड्डियों तक महसूस हो रहा था। ईशानी ने देखा बिस्तर के पाए के पास से एक काली मकड़ी धीरे धीरे रेंगते हुए उसके हाथ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन ईशानी हिल नहीं सकती थी। उसका पूरा ध्यान उस साए पर था जो अब बिस्तर से नीचे झुक रहा था। हवा में उस शिकारी की भारी सांसों की गूंज थी। मनोविज्ञान में इसे हाइपर विजिलेंस कहते हैं। खतरे के समय हमारी इंद्रियां इतनी तेज हो जाती हैं कि हमें हवा में तैरते धूल के कणों की आवाज भी सुनाई देने लगती है। ईशानी को उस शिकारी के दस्तानों के आपस में रगड़ने की वो बहुत ही धीमी सरसलाहट भी सुनाई दे रही थी। ऊपर से एक भारी हाथ नीचे की तरफ बढ़ा। उसके दस्ताने काले चमड़े के थे जो रोशनी में चमक रहे थे। उसने बहुत ही आराम से मेज पर रखा मोबाइल उठा लिया। अचानक वाइब्रेशन बंद हो गया। पूरे कमरे में एक भयानक चुप्पी छा गई। उस आदमी ने फोन का हरा बटन दबाया और उसे अपने कान से लगा लिया। फोन के स्पीकर से एक धुंधली सी आवाज आई। ईशानी की मां ने दूसरी तरफ से कहा, ईशानी बेटा, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही? इतनी रात हो गई है, क्या तुम ठीक हो? कुछ तो बोलो बेटा। वो शिकारी कुछ नहीं बोला। उसने बस फोन को बिस्तर के किनारे के पास रखा ताकि बिस्तर के नीचे छिपी ईशानी अपनी मां की तड़प को सुन सके कि उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने फोन का स्पीकर ऑन कर दिया ताकि मां की हर पुकार ईशानी के लिए एक सजा बन जाए। तभी उस आदमी ने पहली बार अपनी आवाज निकाली। वो ईशानी की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन उसकी आवाज सीधे ईशानी के कलेजे को चीर गई। आपकी बेटी अभी बहुत गहरी नींद में है, इतनी गहरी कि शायद वो अब कभी नहीं जागेगी। इतना कहकर उसने गर्दन घुमाई और सीधा बिस्तर के नीचे झांकने के लिए नीचे झुकने लगा। वो शिकारी बिस्तर के नीचे झांकने ही वाला था कि तभी अचानक दूर कहीं किसी कमरे में कांच के टूटने की एक तेज आवाज गूंजी। उस आदमी के जूतों की दिशा बदली। वो रुका, कुछ पल इंतजार किया और फिर भारी कदमों से कमरे के बाहर निकल गया। ईशानी की जान में जान आई, लेकिन उसका शरीर अभी भी जम चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और रेंगते हुए बिस्तर के नीचे से अपना सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि कमरा खाली था। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की कौंध अंधेरे को रह रहकर चीर रही थी। ईशानी धीरे से उठकर खड़ी हुई। उसका ध्यान कमरे के कोने में रखे ड्रेसिंग टेबल के बड़े आईने की तरफ गया। वो आईना जो अंधेरे में एक गहरे काले छेद जैसा लग रहा था। तभी बिजली फिर खड़की और आईने में उसे कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी रूह सुखा दी। क्या आपको पता है, कैटोप्ट्रोफोबिया यानी आईनों से लगने वाला वो डर जो सदियों से इंसानों को सता रहा है। पुराने लोग मानते थे कि आईने सिर्फ अक्स नहीं दिखाते, बल्कि वो दूसरी दुनिया के दरवाजे होते हैं।
ईशानी को भी लगा जैसे आईने के अंदर वाला साया उससे ज्यादा जिंदा था। आईने के अक्स में बेडरूम के दरवाजे के ठीक पीछे उसे वो आदमी दोबारा दिखा। उसने कोई डरावना मुखौटा नहीं पहना था, बल्कि चेहरे पर एक सफेद रंग का बिना किसी हाव भाव वाला प्लास्टिक का मास्क लगा रखा था। ईशानी ने कांपते हुए सोचा, ये कोई इंसान नहीं है, ये तो कोई शैतान है जो बस मेरी मौत का तमाशा देख रहा है। तभी घर के सन्नाटे में एक अजीब आवाज गूंजने लगी। वो आदमी गलियारे में बैठकर एक लंबे छुरे को पत्थर पर तेज कर रहा था। उस आवाज की लय इतनी ठंडी थी कि ईशानी को अपनी नसों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। ईशानी ने तभी आवाज में खुद से कहा, मुझे यहां से निकलना होगा अभी जब वो वहां मसरूफ है, वरना वो छुरा मेरे लिए ही तैयार हो रहा है। ईशानी दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी उसके कान खड़े हो गए। गलियारे के दूसरे कोने से भारी जूतों के साथ साथ किसी के नंगे पैरों के चलने की चपचप सुनाई दी। ईशानी की आंखें खौफ से फटी रह गईं। वो अकेला नहीं था, घर के अंदर अब 2 शिकारी घूम रहे थे। ऊपर की मंजिल अब एक मौत का पिंजरा बन चुकी थी। 2 शिकारी और एक अकेली जान। ईशानी को पता था कि अगर वो मुख्य दरवाजे की तरफ गई तो पकड़ी जाएगी। उसे याद आया, बेसमेंट में एक छोटा सा वेंटिलेशन झरोखा है जहां से वो बाहर निकल सकती थी। वो अंधेरे का सहारा लेकर दीवारों को टटोलते हुए नीचे की ओर रेंगने लगी। बेसमेंट की सीढ़ियां पुरानी और कच्ची थीं। जैसे जैसे वो नीचे उतरी, हवा और भी ठंडी और भारी होती गई। वहां उमस थी और एक तीखी गंध, जैसे बहुत सारे पुराने कागजों और रसायनों को एक साथ किसी बंद डिब्बे में डाल दिया गया हो। ईशानी ने अपनी जेब से एक छोटा लाइटर निकाला जो उसे सीढ़ियों पर पड़ा मिला था। जैसे ही उसने आग जलाई कि ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बेसमेंट की दीवारें खाली नहीं थीं। वो पूरी तरह से तस्वीरों से ढकी हुई थीं। हजारों तस्वीरें, ईशानी हंसते हुए, ईशानी सोते हुए, ईशानी अपने ऑफिस में काम करते हुए। कुछ तस्वीरें तो उसके बेडरूम के अंदर की थीं जब वो सो रही थी। दीवारों पर लगी वो टेप अभी भी गीली और चिपचिपी थी, मानो उन्हें अभी कुछ देर पहले ही वहां लगाया गया हो। इसे अपराधियों की भाषा में द डार्क रूम सिंड्रोम कहते हैं। एक ऐसा चरण जहां शिकारी अपने शिकार की पहचान को पूरी तरह से मिटाकर उसे अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता है। ये किसी का पीछा करने यानी स्टॉकिंग की आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज है, द एलिमिनेशन फेज, यानी शिकार को खत्म करने का समय। ईशानी ने उन तस्वीरों पर हाथ फेरा। ये तो हफ्तों से यहां रह रहा है। मैं अपने ही घर में एक कैदी की तरह इसके साथ रह रही थी और मुझे खबर तक नहीं हुई। तभी उसके पीछे बेसमेंट का भारी लोहे का दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हो गया। लाइटर की लौ एक झटके में बुझ गई। पूरा बेसमेंट अब कब्र की तरह काला और खामोश था। अंधेरे में ईशानी को अपने ठीक पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। उसकी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हो रही थीं। तभी उस सन्नाटे में एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी, ईशानी, तुम्हें रात के खाने में बहुत देर हो गई। तुम्हारे लिए मेज सजा दी गई है। मौत जब सामने खड़ी हो तो शरीर में एड्रेनलिन का ऐसा उबाल आता है जो एक कमजोर इंसान को भी खुदा बना देता है। ईशानी अब वो डरपोक लड़की नहीं थी जो बिस्तर के नीचे छिपकर रो रही थी। अब वो एक घायल शिकार थी जो पलटवार करने को तैयार थी।
अंधेरे में उसने उस साए को अपने करीब महसूस किया। जैसे ही उस शिकारी ने छुरे से वार किया, ईशानी फुर्ती से नीचे झुक गई। ईशानी ने पास पड़ा एक भारी तेल का डिब्बा उस अंधेरे साए की तरफ दे मारा। उसे याद आया, इस घर का वास्तुशिल्प यानी आर्किटेक्चर उसने खुद बनाया था। उसे पता था कि इस तहखाने की उत्तर वाली दीवार के पीछे एक संकरी सुरंग जैसा रास्ता है जो पाइपलाइन की मरम्मत के लिए बनाया गया था। मुझे बस उस दीवार तक पहुंचना है। 10 कदम, बस 10 कदम और। उसके हाथ ईंटों की खुरदरी सतह पर घिस रहे थे। अचानक लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा उसकी हथेली के आर पार हो गया। गर्म खून उसकी उंगलियों से बहकर फर्श पर गिर रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। खुरदरी दीवार, धूल और मकड़ी के जाले सब उसके चेहरे से टकरा रहे थे। वैज्ञानिक इसे स्पेशियल मैपिंग कहते हैं। इंसानी दिमाग अंधेरे में भी याददाश्त के सहारे रास्तों का एक 3D नक्शा तैयार कर सकता है। ईशानी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसका दिमाग उसे उस गुप्त दरवाजे की तरफ ले जा रहा था। उसे वो छोटा लकड़ी का पटिया मिल गया। उसने उसे अपनी पूरी जान लगाकर धकेला। वो उस संकरे रास्ते में रेंगने लगी। पीछे से उसे उस शिकारी के चिल्लाने की आवाज आई। उस आदमी ने पीछे से दहाड़ा, तुम बचकर नहीं जा सकती ईशानी, ये घर मेरा है। रेंगते हुए ईशानी आखिरकार गाड़ी खड़ी करने वाली जगह यानी गैरेज में पहुंच गई। वहां उसकी कार खड़ी थी। उसने अपनी जेब से कार का रिमोट निकाला और बटन दबाया। गैरेज के बड़े लोहे के दरवाजे के ऊपर उठने की आवाज आई। बाहर की ताजी हवा और बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर पड़ी। दरवाजा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। उम्मीद की रोशनी फैल रही थी। लेकिन जैसे ही दरवाजा पूरा खुला, ईशानी के हलक से आवाज निकलना बंद हो गई। रोशनी के सामने ठीक बीचों बीच वो सफेद मास्क वाला शिकारी खड़ा था। वो भागा नहीं था, वो जानता था कि ईशानी यहीं आएगी। क्या हम वाकई कभी किसी डर से भाग पाते हैं, या फिर वो डर साए की तरह हमारे पीछे पीछे चलता रहता है? गैरेज का दरवाजा पूरा खुल चुका था और सामने मौत खड़ी थी। उस सफेद मास्क पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो लंबा छुरा ऊपर उठाया। ईशानी ने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? शिकारी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना हाथ चेहरे तक ले जाकर वो प्लास्टिक का सफेद मास्क उतार दिया। बिजली की रोशनी में ईशानी ने वो चेहरा देखा जो उसे अच्छी तरह याद था। वो उसकी अपनी कंपनी का वो ठेकेदार था जिसे ईशानी ने 1 साल पहले काम में गड़बड़ी के कारण नौकरी से निकाल दिया था। तुमने मुझे सड़क पर ला दिया था ईशानी। अब मैं तुम्हें इस जमीन के नीचे ले जाऊंगा। ये घर, ये नक्शा सब मेरा है। वो ईशानी की तरफ झपटा। ईशानी ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पास पड़े एक भारी रेंच को उठाकर उसके सिर पर दे मारा। वो आदमी लड़खड़ा कर गिरा, लेकिन उसने ईशानी का पैर पकड़ लिया। ईशानी ने अपना पैर छुड़ाने की कोशिश की और अपनी कार का इंजन स्टार्ट कर दिया। ईशानी ने कार को पीछे की तरफ तेजी से भगाया। वो आदमी पीछे छूट गया, लेकिन उसकी चीखें बारिश के शोर में गूंज रही थीं। ईशानी तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक उसे दूर से पुलिस की नीली और लाल बत्तियां नहीं दिखी।
मनोविज्ञान में इसे हाइपर विजिलेंस और PTSD कहते हैं। खतरा टल जाने के बाद भी इंसान का दिमाग उसी सन्नाटे और डर में कैद रहता है। वो आघात कभी पूरी तरह से नहीं भरता। 2 साल बीत गए। ईशानी अब एक नए शहर में एक नए घर में रह रही थी। सब कुछ ठीक था। पुलिस ने उस आदमी को पकड़ लिया था और वो अब जेल की सलाखों के पीछे था। रात के 2 बज रहे थे और बाहर एक शांत और सुकून भरी रात थी। ईशानी अपने बिस्तर पर लेटी थी। उसने कमरे की बत्तियां बुझा दी। जैसे ही उसने सोने के लिए आंखें बंद की, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज ठीक उसके बिस्तर के नीचे से आ रही थी। वही पुरानी धमक, वही सन्नाटा। ईशानी का शरीर फिर से पत्थर जैसा हो गया। ईशानी ने मन ही मन सोचा, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो तो जेल में है। तभी बिस्तर के नीचे से एक हाथ बाहर निकला और उसने ईशानी की चादर को धीरे से नीचे की ओर खींचा। क्या आपको यकीन है कि आपके बिस्तर के नीचे कोई नहीं है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो डरावनी इंडियन कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि कोई भी खौफनाक दास्तां आपसे छूट ना जाए। इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले वीडियो में मैं आपका नाम और आपके शहर का जिक्र करूं, तो अभी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी लोकेशन, सिटी या गांव लिख दीजिए। और हमें यह भी बताएं कि हमारी कहानी में क्या कमी रही और हम इसे कैसे अच्छा बना सकते हैं। अगली कहानी कैसी होनी चाहिए? आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।